हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बेलनाकार गोलीय निर्देशांक पद्धति देखी थी, जो कि क्या थी, शुद्ध गतिकी के अंदर हमने कणों की गति के लिए उनको बताया था। आज हम गति विज्ञान देखेंगे, जिसके अंदर हम गति के कारण पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम गति विज्ञान के अंदर सबसे पहले न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे। और न्यूटन की गति के नियम क्या हैं? न्यूटन ने बहुत सारे गति से संबंधित अनेक प्रयोग करे हैं। तो प्रत्येक प्रयोग वस्तु में एक अंतर्निहित गुण पाया है उन्होंने, जो कि जिसके कारण वो क्या होती है, वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अथवा गति अवस्था में क्या करती है, परिवर्तन का विरोध करती है। इस गुण को क्या कहते हैं आप? जड़त्व कहते हैं। इसका कारण प्रत्येक वस्तु का अपना द्रव्यमान होता है। क्या होगा? उसका वस्तु का अपना ही द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान के कारण ही वो वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या फिर गति अवस्था का विरोध करती है। वह वस्तु जितना अधिक उसका द्रव्यमान होगा, उसका जड़त्व भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस गति में परिवर्तन करने के लिए या उसको गति उत्पन्न करने के लिए आपको किसी बाह्य बल प्रभाव की आवश्यकता होती है, जिसे बल कहते हैं। आप कुछ भी वस्तु को क्या करेंगे, स्थिर रखेंगे या फिर स्थिर रखी हुई वस्तु को गति प्रदान करते हैं, या फिर आप गतिशील वस्तु को रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आपको बाह्य प्रभाव की आवश्यकता होती है। उस बाह्य प्रभाव को बल कहते हैं। इस आधार पर न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। पहला नियम न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम या उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम या बल का नियम कहते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम और उसको आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी व्याख्या करते हैं, प्रथम नियम की और द्वितीय नियम की और तृतीय नियम की। तो सबसे पहले हम इनकी व्याख्या के लिए देखेंगे क्या आ जाता है आपके पास। जड़त्व का नियम देखेंगे, जिसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। अब इसके अंदर अभी जड़त्व का डेफिनेशन बताइए मैंने, क्या होगा? वस्तु अपनी स्थिर अवस्था और गति अवस्था का क्या करती है, विरोध करती है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसी से जड़त्व का नियम दिया है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह गति अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में क्या करती रहेगी, गतिमान रहेगी, जबकि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। अब आप देखते हैं, बाह्य बल कार्य नहीं करता या बाह्य बल अगर नहीं लगाया जा रहा है तो F फैक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और F फैक्टर इक्वल्स टू 0 तो वस्तु का जो त्वरण होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाता है, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान 0 कभी नहीं होता। अब देखते हैं कि इस नियम से स्पष्ट क्या होता है। इस नियम से स्पष्ट है कि वस्तु की विराम अवस्था या उसके वेग में परिवर्तन केवल उस पर लगाए गए बल के कारण ही होता है। अर्थात यह नियम जो है वो बल की परिभाषा भी देता है, जिसके अनुसार बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था या वेग में परिवर्तन कर सकता है। अब इसके बाद हम न्यूटन का द्वितीय नियम देखते हैं, जिसमें आ जाएगा आपका बल का नियम। अब बल का नियम या उसको न्यूटन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो विरामावस्था से एक भारी वस्तु को किसी समय अंतराल में कोई वेग देने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। अब भारी वस्तु है तो उसको विराम अवस्था में रखी तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, जबकि हल्की वस्तु को उसी समय में वही वेग अगर आप देते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कम बल लगाना पड़ता है। अगर आप क्या करें, भारी वस्तु और हल्की वस्तु दोनों को समान समय में समान बल लगाते हैं उस पे, तो क्या होगा, आपकी हल्की वस्तु अधिक वेग से तथा भारी वस्तु क्या होगी, कम वेग से चलने लगती है। अर्थात क्या होगा, आपका विराम अवस्था में रखी किसी वस्तु को गति प्रदान करने के लिए क्या आ जाएगा आपका, या
गतिमान वस्तु को रोकने के लिए आवश्यक बल का परिमाण जो होगा वो क्या हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग दोनों पर ही निर्भर करेगा। यानी उसका वेग कितना है और द्रव्यमान कितना है उस पर आपका जो भी गति होगी उसकी उस पर कितना बल लगेगा वो निर्भर करता है। अगर वस्तु भारी होती है तो आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अगर वस्तु क्या हो जाएगी, हल्की होगी, तो आपको उस पर जो बल है वो कम लगाना पड़ता है। अतः न्यूटन बल की परिभाषा में द्रव्यमान को शामिल करने के लिए संवेग को परिभाषित किया, कि जो कि क्या होगा, संवेग की डेफिनेशन, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m व वेग v वेक्टर से वो गति करती है, तो उसके संवेग जो होगा उसका वो हो जाएगा p वेक्टर इक्वल्स टू m v वेक्टर। अब क्या होता है, द्वितीय नियमानुसार न्यूटन के क्या होगा, वस्तु का जो वेग है वो क्या है, वस्तु की जो गति फोर्स होगा उसका, उस पे लगने वाला फोर्स किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, या फिर आप कह सकते हैं किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा भी वही होगी जिस दिशा में बल लगाया जाता है। अर्थात हम किसी समय में वस्तु के संवेग को मान लेते हैं p वेक्टर तथा उस पर लगाया गया जो बल है वो हो जाएगा आपका f वेक्टर। तो न्यूटन का द्वितीय नियमानुसार होता है कि जो बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। तो आप प्रोपोर्शनल का साइन लगा लेंगे। देन आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल लगा करके आप क्या कर देंगे, k यूज करेंगे, और k जो है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। अब आप क्या करते हैं, p वेक्टर की वैल्यू रखेंगे एम वी वेक्टर, तो एम उसमें कांस्टेंट होता है और वी वेक्टर क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर आप वी वेक्टर का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है, और वेग में परिवर्तन की दर जो है वो त्वरण होगी। तो यहाँ पर आप एफ वेक्टर इक्वल्स टू के एम ए वेक्टर हो जाएगा। अब के वेक्टर क्या, और के जो है एक्स्ट्रा है तो इस के की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, और के की वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों की वैल्यू रखेंगे आप 1। तो यहाँ पर आप 1 kg वाला द्रव्यमान ले लेंगे जो कि त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित है तथा उस पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है। तो उसका जो के की वैल्यू हो जाएगी, अनुक्रमानुपाती नियतांक की वैल्यू, वो 1 होती है। तो जिससे आपका जो एफ वेक्टर है ये वैल्यू आप एफ वेक्टर वाली उसमें इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पर एफ वेक्टर इक्वल्स टू निकल जाता है आपका एम ए वेक्टर। अगर यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, स्पेस के अंदर बात करेंगे तो वहाँ पर द्रव्यमान क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे डी, यहाँ पर p वेक्टर की ही वैल्यू रखेंगे m वेक्टर और m और v वेक्टर। तो यहाँ पर आप m का भी क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और यहाँ पर बल इक्वल्स टू हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब क्या देखेंगे आप, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तु की परस्पर अन्योन्य क्रिया में एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल के परिमाण के बराबर होता है। यानी आप क्या कर रहे हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगा रही है और दूसरी वस्तु वापस एक वस्तु पर जितना बल लगाएगी उसके बराबर दोनों ही क्रिया प्रतिक्रिया बल होते हैं। जैसे कि आप एक मछली को देख सकते हैं कि क्या होगा, मछली अगर इधर की साइड जा रही है तो जो पानी होगा वो इधर पीछे की तरफ हटेगा। या नाव देख सकते हैं आप, नाव में भी नाव अगर आगे की तरफ बढ़ेगी तो वो आगे की तरफ तब बढ़ेगी जब पानी क्या होगा, पीछे की तरफ हटता है। तो एक क्रिया हो रही है तो उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। दोनों पर फोर्स इक्वल लगता है लेकिन उनका जो दिशा होती है वो क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। ये अगर इधर जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, उसकी विपरीत डायरेक्शन में जाती है। तो यही देखा है कि परिमाण में बराबर है लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत होती है। अब यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या लगा रही है, F21 वेक्टर लगाती है
तो दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल होगा वो क्या हो जाएगा, F वेक्टर 1 2 होगा। तो आप इसका परिमाण देख सकते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास, F वेक्टर 1 2 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F वेक्टर 2 1 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, ये F वेक्टर पॉजिटिव में है तो F12 वेक्टर जो हो जाएगा वो नेगेटिव आ जाता है। अब क्या करेंगे, हम न्यूटन के द्वितीय नियम से तृतीय नियम का निगमन करते हैं, और इसके लिए हम देख लेते हैं कि माना द्रव्यमान m1 व m2 की दो वस्तुएं परस्पर क्या कर रही है, अन्योन्य क्रिया करती है, तथा इनके संवेग P1 व P2 है, तथा इन पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों ही संवेग में परिवर्तन की दर के सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास dp1 वेक्टर बाय dt प्लस dp2 वेक्टर बाय dt। अब यहाँ पर आप कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, यानी F वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, आप इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख देंगे, और ये dp2 वेक्टर या dt क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर इसकी जगह पे आप इसको भी इधर ले सकते हैं और इसको भी इधर ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस में आ जाएगी। ये वैल्यू है आपकी वेग पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा जो बल लग रहा है वो हो जाएगा F वेक्टर 1 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु द्वारा F वेक्टर 2 1। यही क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम है। तो आप न्यूटन के द्वितीय नियम से तृतीय नियम का निगमन भी देख सकते हैं, और